बिहार को नई सरकार से उम्मीदें। मैं प्रसंग की शुरुआत बिहार की आने वाली सरकार के लिए महात्मा गांधी जी के वचन से करूंगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर मैं अपने जीवन जीने के तरीके से कोई संदेश नहीं दे पाऊं तो कलम के संदेश का कोई औचित्य नहीं है। आप इसका महत्व समझ चुके होंगे, आप समझदार हैं और आने वाली सरकार भी समझदार ही होगी, उम्मीद है, क्योंकि चुनाव तो आपने ही तो किया है ना। कहते हैं ना, हर मनुष्य सफल होना चाहता है और सफलता के लिए जरूरी है समस्याओं से संघर्ष। समस्याओं रूपी चुनौतियों का सामना करने, उन्हें सुलझाने में जीवन का उसका अपना अर्थ छिपा हुआ होता है। समस्याएं तो एक दुधारी तलवार होती है, वे हमारे साहस, हमारी बुद्धिमत्ता को ललकारती है और दूसरे शब्दों में वे हम में साहस और बुद्धिमानी का सृजन भी करती है। मनुष्य की तमाम प्रगति, उसकी सारी उपलब्धियों के मूल में समस्याएं ही हैं। यदि जीवन में समस्याएं नहीं हो तो शायद हमारा जीवन निरस ही नहीं, जड़ भी हो जाए। किसी ने सटीक ही कहा है, हर मुश्किल के पत्थर को बनाकर सीढ़ियां अपनी, जो मंजिल पर पहुंच जाए उसे इंसान कहते हैं। अब कल बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन तो होगा ही। कल ही स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रवादी, विकासवादी या जातिवादी में किसका वर्चस्व होकर बिहार विधानसभा में एंट्री होगी। अगर स्पष्ट और पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार होगी तो निश्चिंत होकर अपना कार्य कर सकेंगी। अब आते हैं नई सरकार से उम्मीदों पर। नए सरकार से उम्मीद होगी कि पूर्व की सरकार के ऐतिहासिक गलतियों को सुधार कर ऐतिहासिक फैसला करे। नई सरकार को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। शिक्षक, अधिवक्ता, युवक, रोजगार प्राप्त करने वाले युवक, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास की आशाएं लगाए बैठे हैं। उम्मीद है कि नई सरकार सभी के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का विकास करेगी और देश में बिहार को नई पहचान दिलाएगी। राष्ट्र धर्म का निर्वहन करते हुए प्रत्येक वर्ग की भावनाओं पर खरा उतरने की कोशिश की जरूरत है नई सरकार को, जिससे देश व प्रदेश की सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। नई सरकार से निष्पक्ष, पारदर्शी, न्यायप्रिय शासन की उम्मीद है। प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ की जाएगी। नई सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कोई भी भर्ती पारदर्शी तरीके से हो, जिससे युवक हतोत्साहित न होकर प्रदेश व राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा सके। सरकार से उम्मीद है कि वह महंगाई पर नियंत्रण लगाए और विकास के जरिए प्रदेश को नई पहचान दिलाएगी। नई सरकार से युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने की उम्मीद है। कल कारखानाएं स्थापित हो, हम लोगों के लिए तो सबसे प्रमुख फर्टिलाइजर और एम्स की योजना ही होगी, जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत होगी। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देगी, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगी, बेरोजगारों के लिए रोजगार की अवसर सृजित करेगी। उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी बिहार की खासियत और समस्याओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाएंगे। एक ही तरह की योजनाओं से पूरे देश का विकास संभव नहीं है। क्षेत्रीय असमानता रहेगी तो सिर्फ बिहार ही नहीं, कई अन्य राज्यों का भी विकास नहीं हो पाएगा। बिहार की प्रमुख खासियतें यहाँ की ऐतिहासिक स्थल, यहाँ का कृषि योग्य भूमि, यहाँ का उपजाऊ जमीन, यहाँ का मेहनती लोग, यहाँ का टैलेंटेड युवा और बिहारियों की इच्छा शक्ति। वहीं बिहार की मूल समस्याएं भी जान लीजिए। अधिकतम जनसंख्या घनत्व, बाढ़,
लैंडलॉक्स स्टेट योजनाएं बनाते समय इन बातों का ध्यान रखते हुए लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका निकालना होगा नई सरकार को। फिलहाल सीमित इलाके के विकास पर देश का विकास दर भी निर्भर है। हम बिहारियों के लिए अभी भी मेरे दिमाग में एक कहावत आई है और जो कि हमारे बिहार वासियों पर सटीक बैठता है, आप खुद देख लीजिए। इस शहर में मजदूर जैसा दर व दर कोई और नहीं। जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई और नहीं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि भारत के जिस बिहार राज्य में भूमि सुधार कानून सबसे पहले बना, उसे आज भी देश का आर्थिक रूप से सर्वांगीण पिछड़ा राज्य माना जाता है। बेरोजगार खेत मजदूरों का राज्य से लगातार पलायन बिहार की बदहाल कृषि का सबसे मार्मिक सबूत बन चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2 दशक पहले इस राज्य के प्रति वर्ष लगभग 5 लाख कृषि मजदूर रोजी रोटी के लिए अन्य राज्यों में जाते थे, लेकिन विगत 15 वर्षों के दौरान साल भर में 20 लाख से भी ज़्यादा खेतीहर मजदूर का भी पलायन हो रहा है। जाहिर है कि भूमि सुधार का भ्रमजाल उन्हें रोकना ही होगा नई सरकार को। क्यों यहाँ के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए अपने राज्य को छोड़कर महानगरों तथा अन्य राज्य का सहारा लेने लगे हैं? क्यों यहाँ के लोग किसी के सामने अपना घर बिहार बताने में संकोच करते हैं? क्यों बिहार को जंगल राज बोला जाता है? बिहार में इतने प्रतिभावान रहते हुए भी क्यों यह पिछड़ा राज्य बना हुआ है? क्यों उद्योग और रोजगार में बिहार दिन व प्रतिदिन पिछड़ता चला गया? देश भर में अलग अलग राज्यों में बिहारियों के ऊपर हमले क्यों होते रहते हैं? शहर कोई भी हो, परंतु वहाँ के निर्माण कार्य से लेकर कारखानों के दुर्घटना में मरने वाले मजदूर बिहार के ही क्यों होते हैं? क्यों बिहार की छवि एक मजदूर राज्य, एक गरीब राज्य के रूप में बनती चली गई है? यहाँ के किसानों और मजदूरों की क्या समस्याएं रही हैं? क्यों बिहार से इतने पलायन होते हैं? ये सारे जो सवाल हैं, ये जो सारे क्यों हैं, इन पर आने वाली सरकार को काम करना ही होगा। मैं आने वाले बिहार सरकार को बिहार की कुछ अच्छाइयों से डायरेक्ट अवगत करवाना चाहता हूँ। सोचने में अटपटा लग सकता है, लेकिन अगर खोजा जाए तो मुश्किल नहीं है बिहार में प्रतिभा की। बिहार के बारे में अच्छी बातें, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन पूरे भारतीय महाद्वीप में, या फिर कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में पहले लोकतांत्रिक सरकार की अवधारणा बिहार के लिच्छवी शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में ही हुई थी। जैन धर्म के 24वें गुरु महावीर स्वामी का कार्यक्षेत्र भी बिहार रहा। इतना ही नहीं, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब में पैदा हुए थे। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में ही था। ये और बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बिहार के पर्यटन उद्योग से उतना मुनाफा नहीं होता जितना होना चाहिए, यानी इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। अब आप देखिए, बिहार में पानी की अधिकता, भारत में बिरला ही कोई राज्य होगा जिसमें उतनी नदियां बहती होगी जितनी बिहार में है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, गंगा, बागमती, लेकिन इसका बिहार को नुकसान ही होता है, फायदा नहीं। हर साल बाढ़ आती है इन नदियों के द्वारा। बाढ़ इसलिए नहीं कि अधिक बारिश होती है, बल्कि इसलिए कि नेपाल के साथ इस जल के प्रबंधन के लिए समझौता नहीं हो सका है। अगर इन नदियों के पानी को ढंग से प्रबंधन हो तो बिहार की कई समस्याएं सुलझ जाएंगी। इन पर भी आने वाली सरकार को काम करना होगा। अब आते हैं जनसंख्या पर। मानव संसाधन हर देश की निधि होती है, लेकिन बिहार का मानव संसाधन ज़बरदस्त इस मायने में है कि यहाँ के लोग मजदूरी भी कर सकते हैं,
खेती भी कर सकते हैं और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं जहां मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। राज्य से हो रहे पलायन की बात सभी करते हैं, लेकिन बिहार के जो लोग पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं उससे अंततः देश को ही फायदा होता है। अब मैं बात करता हूँ कला शिल्प और विचारधारा पे। बिहार की कला शिल्प की शायद ही कहीं बात होती हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कला के क्षेत्र में बिहार किसी से पीछे है। राज्य के दरभंगा क्षेत्र की मधुबनी पेंटिंग जापान तक में बेहद पसंद की जाती है। टिकुली पेंटिंग हो या फिर भागलपुर का तरस सिल्क पूरे देश में पसंद किया जाता है। थिएटर प्रगतिवादी विचारधारा में अग्रणीय है। यह वही राज्य है जहां गांधी जी ने पहला आंदोलन शुरू किया था, चंपारण से नील की खेती से जुड़ा आंदोलन। पिछले 50 साल की बात करें तो इंदिरा गांधी जी के शासन काल में जब आपातकाल लगा तो जेपी आंदोलन की शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी। हाँ, ये बात और है कि इतनी विविधताओं के बावजूद बिहार पिछड़ा है, जिसके कई कारण हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में गुंडागर्दी, अपहरण, गरीबी और अशिक्षा के अलावा भी बहुत कुछ है जिसके बारे में बात कम ही की जाती है। लेकिन नई सरकार से उम्मीद है कि वो इन सारी चीज़ों पर नज़र दौड़ाएंगे और इस पर काम करेंगे। तो महत्वाकांक्षा के शिखर पर आप मौजूद होकर आप आ रहे हैं, आपका स्वागत तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ में हमारे महत्वाकांक्षाओं पर आपको उतरना ही होगा, तभी वो आपकी जर्नी सतत जारी रहेगी। आप हमारे बिहारी खबर को इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आप हमारी मजबूती हैं, आप हमें मजबूत करें, हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। नमस्कार।